एक शायर किसे कहते हैं, कवि किसे कहते हैं, या जीवन का ऐसा कौन सा चरण आता है कि इंसान ये जान जाता है कि मैं कवि हूँ, मैं शायर हूँ। कि आजकल के मंचों पर कविता छोड़ के बाकी सब कुछ हो रहा है। जब आपकी सभी अभिव्यक्तियां आपको कहीं पर प्रत्यक्ष करने में असफल हो जाती हैं, तब किसी कला का जन्म होता है। जब आप किसी स्तर पर नहीं होते हैं तो आपकी वाणी का महत्व भी स्तर विहीन होता है। कवि को समाज का दर्पण माना जाता है, समाज का आईना माना जाता है, और अगर आईना ही धुंधला होगा तो हम किस पर भरोसा करेंगे। और एक सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है कि पहले कविता आई कि पहले व्याकरण आया। तो हमारे कुनबे के बड़े कवि, बड़े शायर आदरणीय राम अवतार त्यागी जी की मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले नहीं इतने कि जितने आम दिखते हैं, और हमें चेक पर हस्ताक्षर न करना आया माना, मगर दिल पर बड़ी कारीगरी से नाम लिखते हैं। और बुरे हैं हम, भले हैं हम, असज्जन हैं या सज्जन हैं, नहीं इस मामले में दोस्त मेरे एक मत होंगे, मगर इस असलियत को जानते हैं जानने वाले, समय की हर इबारत पर हमारे दस्तखत होंगे, समय की हर इबारत पर हमारे दस्तखत होंगे। मैं जिनकी भूमिका में हूँ उनके लिए चार पंक्तियाँ हैं कि मैं लिख न सका कुछ भी रिसालों के वास्ते, उत्तर न बन सका हूँ सवालों के वास्ते, लेकिन सियाह रात जब छाएगी मुल्क पर, मेरी तलाश होगी उजालों के वास्ते, मेरी तलाश होगी उजालों के वास्ते। तो कुछ जन ऐसे होते हैं जिनकी नीतियाँ निजता के कटघरे में खड़ी रहती हैं, उन्हें अन्य किसी से मतलब नहीं है। वे कला युक्त तो हैं लेकिन उनकी साधना नितांत है, निजी है। वे अपनी स्व परंपरा के मूलक हैं और उनकी सरलता ही उनके व्यक्तित्व की परिभाषा है। और मुझे चिंतन बहुत प्रिय है। नया और अलग कहने वाले लोग बहुत कम हैं। लेखन में कुछ नया कहना, वो भी उत्कृष्ट शब्दों के साथ कहना, सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। हर बार नया कहने वाले, कुछ नया लिखने वाले एक बहुत ही जहीन शायर, देश के सबसे मधुर कंठ हमारे बीच आज उपस्थित हैं। तो मैं स्वागत करता हूं बुक ऑडियो अड्डा के इस खास शो में आदरणीय अजय उपाध्याय विभोर जी का। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो बहुत बहुत आभार भैया कि आप हमारे बीच में आए और आपने हमें अपना समय दिया। मैं आपको और आपकी समस्त टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें यहाँ मौका दिया अपनी बात रखने का, और इतने सुसज्जित तरीके से आप लोगों ने स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी। बहुत आभार। सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि एक शायर किसे कहते हैं, कवि किसे कहते हैं, या जीवन का ऐसा कौन सा चरण आता है कि इंसान ये जान जाता है कि मैं कवि हूँ, मैं शायर हूँ। देखिए, कवि और शायर की परिभाषा जो है वो ना तो बहुत सरल है और ना ही बहुत जटिल है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी को ये पता करने में उसकी उम्र गुजर जाती है कि उसके अंदर एक शायर बैठा हुआ है जी, है ना। और कविता या कोई भी भावावित लेखक एक एबनॉर्मलिटी है। कोई एक सामान्य व्यक्ति के अंदर ये उत्कंठा, ये इच्छा क्यों जाहिर होगी कि वो कविता करे या पेंटिंग करे या लेखन करे जी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके पास कोई ऐसी कला कहाँ से आई। दूसरा, जब आपकी सभी अभिव्यक्तियाँ आपको कहीं पर प्रत्यक्ष करने में असफल हो जाती हैं, तब किसी कला का जन्म होता है। तो मैं आपकी यात्रा जानना चाहता हूँ कि आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई कि आप इस क्षेत्र में आए, कविता के क्षेत्र में। क्योंकि क्या किसी का एक शेर है कि आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। तो ये जानते हुए भी कि ऐसे बहुत कम लोग हैं इस समाज में कि जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है, फिर भी आप, जहाँ तक मुझे पता है कि आप एक सामान्य परिवार से होकर भी, जहाँ का कोई बैकग्राउंड नहीं था साहित्यिक, या आपके क्षेत्र के बारे में मैंने देखा, मैंने जाना समझा। जब आप आने वाले थे तो मैंने रिसर्च की, तो मुझे भी ये भी पता चला कि आपके क्षेत्र में भी कुछ साहित्यिक गतिविधियाँ नहीं होती हैं। उसके बावजूद भी आप साहित्य में आए और ईश्वर के पास अच्छा नाम कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हमारे क्षेत्र में साहित्यिक गतिविधियाँ बहुत होती हैं। अच्छा। लेकिन हमारे फैमिली बैकग्राउंड से ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ
जो वो मैंने कहा एक दिन कोई एक शेर मुझे जहाँ तक मैंने ही लिखा कि जीने नहीं देती हमें ये तबीयत की उदासी, हमारे ख़ानदान में कोई शायर नहीं हुआ। तो हमारे ख़ानदान में तो कोई शायर नहीं हुआ, लेकिन हमारे ज़िले में कई ऐसे नामचीन लोग हुए, जैसे अनवर जलालपुरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अम्बेडकर नगर से ही थे और हमारे यहाँ कार्यक्रम भी निरंतर होते रहते हैं। लेकिन क्या है कि नए कवियों को जगह देता नहीं है कोई, बनानी पड़ती है। और आज अपने आप को कवि कह रहा हूँ, ये भी मुझे संशय लग रहा है। सबसे पहले तो इसकी स्वीकृति हमको कैसे करनी पड़ेगी कि हम कवि हैं। हम ये कहते हैं कि हम लेखक हैं, हम अभी लिख रहे हैं। कवि की मान्यता हमें समाज देता है और कितना समय लगता है इस चीज़ में, सबने संघर्ष किया है। हमारे हिस्से में कितना संघर्ष है ये तो अभी हम कह नहीं सकते और कहना उचित भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ तक जानता हूँ कि जो भी बड़ा व्यक्तित्व आता है, वो चाहे आपके यहाँ श्री राम रहे हों या देश का कोई बड़ा बिजनेस टाइकून रहा हो, देवताओं को भी संघर्ष करना पड़ा है अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। तो किसी ने एक दिन कहा मुझसे, जब मैं नए नए कविता जगत से जुड़ा, तो कोई भी निशुल्क, मैं क्योंकि इच्छाएं होती हैं नया ना कवि बनने का, तो कवि सम्मेलन की जानकारी जब अभाव में हो, कम हो, तो इस बहुत अंदर से एक उत्कंठा बहुत जागृत रहती है कि कोई मंच मिल जाए। हमारे अंदर भी थी, लेकिन जब मंचों का हाल देखा, मंचों की स्थिति देखी, तो थोड़ा सा वहाँ से हमको ये हुआ कि भाई निःशुल्क आप आ जाइए। तो वहाँ भी मैंने विरोध नहीं किया कभी इस चीज़ का कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं वहाँ भी गया। लेकिन एक दिन किसी ऐसे ही हमारे अनुज ने, हमारे बड़ों ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, बहुत संघर्ष हो जाता है। मैं एक विद्यालय में पढ़ाता भी हूँ, फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, एम फार्मा किया है मैंने फार्माकोलॉजी से, और इंडस्ट्री में 3 साल मैंने जॉब भी किया है। लोगों का ये बहुत बड़ा सवाल बार बार घूम के आता है कि आप अच्छी जगह थे, और अगर अर्थ के मामले में हम कहें तो इंडस्ट्री से अत्यधिक पैसा कोई दूसरी और भी फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि और दुकानें बंद हो सकती हैं बट हेल्थ डिपार्टमेंट कभी बंद नहीं होता है। दवा कभी नहीं बंद होगी। भोजन हो गया और दवा हो गई, पैदा होने से लेके और जीवन के अंत तक आदमी दवा खाता है। तो उन्होंने कहा क्यों, लेकिन कभी मेरा वहाँ पर मन नहीं लगा। तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा संघर्ष तो मैं नौकरी में कर रहा हूँ, कविता तो हमारा निजी चुनाव है, ये मैंने चुना है, तो इसमें संघर्ष कैसा जी। तो कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिसका जवाब देना कठिन तो नहीं होता है, बट हम बचते हैं कि जब आप किसी स्तर पर नहीं होते हैं तो आपकी वाणी का महत्व भी स्तर विहीन होता है। तो अपनी साहित्यिक यात्रा के संदर्भ में जैसे आपने बताया कि मैं अब मंचों पर आ गया हूँ कवि सम्मेलन के, और मैं नाम नहीं लूँगा, किसी बड़ी कवि ने मुझसे कहा कि आजकल के मंचों पर कविता छोड़ के बाकी सब कुछ हो रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी दृष्टि में तत्कालीन जो मंच है कवि सम्मेलन के, वो आपकी दृष्टि में क्या है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए हमारे श्रोताओं के समक्ष। देखिए, इसमें कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कभी सामने अगर शराब की दुकान है जी, और उसके बगल में आपने दूध की दुकान खोल दी, तो फिर आप बेवकूफ़ हैं। ये हम नहीं तय करेंगे कि कविता सुनी जाएगी या चुटकुले या व्यंग, ये जनता तय करती है। अगर जनता इसके लिए तैयार है कि वो सिर्फ कविता सुनने आए जी, तो हम चुटकुले क्यों करेंगे। कविता की कमी नहीं है, लेकिन चुटकुले, व्यंग, हास्य करना हमारी कहीं ना कहीं विवशता होती जा रही है, और जो कभी मूल धारा से जुड़े हुए साहित्य का प्रतिपादन कर रहे हैं उनको मंचों से काट दिया जा रहा है। सही बात। इसलिए ज़रूरी है कि आप में इतनी योग्यता हो, इतनी क्षमता हो कि पब्लिक को अपने गीतों से या तो जोड़े रखें, अपने हास्य से जोड़े रखें, या अपनी टिप्पणियों से जोड़े रखें। अगर ये काबिलियत आप में नहीं है तो आप कितने भी बड़े युग कवि क्यों ना हो, कितने भी बड़े वक्ता क्यों ना हो, वो महाकवि निराला, आप उनका दृष्टांत ले लीजिए, भूखे मार दिया उनको लोगों ने। और आज के ही एक हमारे युग के बड़े कवि, जिनको युग कवि कहा जाता है, आदरणीय कुमार विश्वास, मैंने उनके लिखा कभी कि जो भी वो बोल दें अमृत की धार हो जाना, जो भी वो बोल दें अमृत की धार हो जाना,
इतना आसान कहाँ है कुमार हो जाना, क्या कहने हो। आसान इतना कहाँ है कुमार हो जाना, जुबान ऐसी कि बस खोलने की देरी है, जुबान ऐसी कि बस खोलने की देरी है, फिर तो ये तय है कलेजे के पार हो जाना। क्या कहने, फिर तो ये तय है। तो आप या तो फिर आप में इतनी वाक्पटुता हो कि आपके नाम से कब सम्मेलन के लोग आने, आपको सुनने आए, आपको देखने आए, आपसे मिलने आए। मैं दो वर्ग देख रहा हूँ कवि सम्मेलनों में। एक वो वर्ग है जो मूल कवि, जैसे आप लोग हैं, आप लोग मूल कवि हैं, आपके अंदर साहित्य उपजा या जो भी साहित्य का बीज रोपित हुआ। एक वो कवि हैं कि जो कुमार विश्वास को देख के, मनोज मुंशिर को देख के, या आजकल के बड़े बड़े कवियों को देख के कि इनके पास ये फेम है, ये पैसा है, वो कवि बन जा रहे हैं। दो पंक्तियाँ वहाँ से उठा लिए, दो पंक्तियाँ वहाँ से उठा लिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रतीत नहीं होता कि मतलब ऐसे लोगों की वजह से क्या ना कुछ गिरावट आ रही है कवि सम्मेलनों में? इस पर क्या? नहीं, देखिए, ऐसे लोगों की वजह से गिरावट नहीं आती है, ऐसे लोगों से भीड़ बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब की ही बात कर लें जी, कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन। कंपटीशन नहीं है, उतना कंपटीशन नहीं है जितना कि आपको 10 लाख फॉर्म पड़ गए, 50 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं, लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, वो कंपटीटर है, वो कंपटीशन है। तो ऐसे ही कवियों की श्रृंखला में क्या होता है ना कि इतने ज़्यादा कोयले हो गए हैं कि उसमें हीरे की तलाश करना जटिल हो गया है जी। और हीरा चमकता जरूर है, लेकिन उसको कोयला अगर ढक लेगा तो नहीं चमकेगा ना। तो मेरा संदर्भ था मंचों से कि मतलब ऐसे लोगों की वजह से जो मंच का स्तर है, कवि सम्मेलन के स्तर है जो मंचों का, उस पर तो गिरावट नहीं आ रही है ऐसे लोगों की वजह से। क्योंकि जानते हैं आप, आजकल कोई भी फील्ड हो, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा कवि सम्मेलन की, चाटुकारिता चरम पर है, हर फील्ड में यही हाल है। तो ये चीज़ साहित्य से तो कम से कम दूरी बनी रहे। नहीं, देखिए, आपकी ही बात का जवाब मैंने दिया, जैसा जो आपने पूछा मैंने उसी बात का जवाब दिया कि ऐसे लोगों की वजह से सिर्फ थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाता है, थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि ये लोग आके गलत कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वो विलुप्त हो जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि उधारी जो है, उधारी पर जीने वाला व्यक्ति एक दिन आत्महत्या करता है। वास्तविकता से परे जाकर मान लीजिए कि आपने 10, 20, 50 कविता किसी की चुरा ली और वो आप मंच पर पढ़ रहे हैं, कब तक पढ़ेंगे? या और जीवन भर पढ़ेगा वो। मैं तो स्टार्टिंग से, मैं बचपन से देख रहा हूँ, जो कवि, जिस कवि को मैं यूट्यूब पर देखता था पहले, वो कविता पढ़ रहा था आज के 5, 7, 8 साल पहले, और उन्हीं कवियों के साथ आजकल मैं भी मंच कर रहा हूँ। तो मैं तो मंच पर सुनता रहता हूँ कि जो कविता मैं पहले यूट्यूब पर सुनता था वही मेरे सामने वो लोग पढ़ रहे हैं। तो मूल धारा के कवियों को चाहिए कि इस बात का विरोध करें, क्योंकि इससे तो निश्चित रूप से मंच पर गिरावट आएगी। आपके प्रति जो जनता का प्यार है, जो जनता का विश्वास है, वो कहीं ना कहीं डिगेगा जी। वो ना कहीं जो आपके प्रति श्रद्धा है, भाव है, वो कहीं ना कहीं जरूर रूप से उसमें गिरावट आएगी। क्योंकि कवि को समाज का दर्पण माना जाता है, समाज का आईना माना जाता है, और अगर आईना ही धुंधला होगा तो हम किस पर भरोसा करेंगे, वही है ना। मैं तो कई ऐसे कवियों को जानता हूँ जो मंचों पर आते हैं और कहते हैं मैंने लॉकडाउन के टाइम में 4 पंक्तियाँ लिखी थी। तो इस तरह की बातें करना मंच पर और उस पर ये उम्मीद करना कि श्रोता ताली बजाएं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और कभी किसी बड़े कवि ने कहा कि अब चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। तो आप ये भी देख रहे हो कि हर क्षेत्र में, खैर मैं ये बात भी नहीं बोलूँगा कि ये सिर्फ मंचों तक ही सीमित है, जितने भी सेक्टर हैं देश भर के, विश्व भर के, चाटुकारिता का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा क्या कहते हैं निजी मानना है कि मंचों से चाटुकारिता तो दूर रहनी चाहिए, क्योंकि मंचों पर तो वही पहुंचना चाहिए जो क्या कहते हैं जनता तक पहुंच सके। रावण ने कभी बहुत कहा था कि प्रभुता पाई काहि मद नाही। तो जब उनके कहने का तात्पर्य ये था कि अगर
प्रभुता देवताओं में आई तो उनको भी अपने पद का, अपने बल का अहंकार हो गया, तो मैं तो फिर भी राक्षस हूँ। तो देवताओं में भी अगर दम्भ हो जाता है, घमंड हो जाता है अपनी शक्तियों का, तो चाटुकारिता से एक मामूली इंसान, एक सामान्य इंसान जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, वो आपसे कैसे दूर हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि नितांत प्रशंसा से वही खुश होता है जिसके अंदर उतनी योग्यता नहीं होती है, या उसकी भूख कभी समाप्त नहीं हुई, उत्कंठा उसमें बची हुई है, ज्ञान की और सम्मान की लालसा अभी बची है, इसीलिए वो ऐसे लोगों को प्रलोभन दे रहा है, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है। एक शेर है कि जहाँ तक हो सके मुमकिन कदम इस ओर मत लाना, मोहब्बत हो, सियासत हो, तवायफ हो या मैं खाना, कि कल तक दाद देता था जमाना जिसकी बातों पर, उसी में डूब जाता है लिए हाथों में पैमाना। तो ये शेर एक बड़े शायर का है जिनका नाम है अजय उपाध्याय विभोर। तो इससे मैं ये जानना चाहता हूँ कि तवायफ शब्द बड़ा यूज करते हैं आप अपने शेरों में, तो इससे आप क्या समझते हैं? तवायफ मतलब इतना ये प्रासंगिक क्यों है आपके शेरों में कि जो भी शेर सुनता हूँ दूसरे शेर में तवायफ तवायफ? देखिए, आपने जैसे कि पूछा कि मेरे शेर में तवायफ बहुत यूज होता है जी। और ये सत्य भी है कि मैंने एक शेर लिखा था कि तुमको मालूम ही नहीं शायद कैसे कैसे संभल रहा हूँ मैं, किसी नागिन ने डस लिया था कभी, जहर अब तक उगल रहा हूँ मैं। तो और एक शेर वो भी था कि सीख ली हमने मोहब्बत आखिर एक तवायफ से दोस्ती करके। तो वो शेर मैं आपको सुना देता हूँ पहले, तो आपको इससे कुछ चीज़ें हिडन हैं, वो उसको प्रत्यक्ष चलाना बड़ा कठिन काम है। मैं 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ, फिर आप उस शेरों के माध्यम से समझ जाएंगे कि उनकी मर्जी नहीं शामिल उसमें, उनकी मर्जी नहीं शामिल उसमें, लोग जिंदा हैं खुदकुशी करके, और सीख ली हमने मोहब्बत आखिर एक तवायफ से दोस्ती करके, सीख ली हमने मोहब्बत आखिर एक तवायफ से दोस्ती करके। और एक शेर इसी पहलू का है, लेकिन उसमें एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं हुए हैं। और हमें लगता है कि बड़े शायरों का भी कहना है कि शेर जो है वो इशारों का काम है। मैं थोड़ा सा कभी कभी उग्र हो जाता हूँ, तो जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाता कि मंचों पे किस तरह से पेश आना है, तो जब कलेजा जलता है आपका तो आदमी खून थूकता है। हमारे उस कुनबे के बड़े शायर हैं जॉन एलिया ने, उन्होंने भी कहा कि बेवफा कहकर तेरी तौहीन कर दूं, मुझको लगता है इससे आगे की चीज़ हो तुम। तो ऐसे भी शेर कहे हैं, बेवफा कहकर तेरी तौहीन कर दूं, मुझे लगता है इससे आगे की चीज़ हो, मुझको लगता है इससे आगे की चीज़ हो। जॉन का जिक्र हुआ, और जहाँ तक मैंने आपको सुना है जॉन पर लिखते हैं बड़ा आप, तो कुछ जो भी लिखे हो थोड़ा हमारे श्रोताओं तक पहुँचाएं। देखिए, जॉन एक ऐसे शायर हैं हमारे लिए, और हम तो कहते हैं कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी बख्शी है। और जॉन एक ऐसे दिलजले शायर हैं कि वो किसी के ज़िंदगी में काम आए या ना आए, लेकिन जब आदमी मौत में मोहब्बत में तड़पता है और ऐसा लगता है कि वो अगले दिन मरने वाला है, उस समय जॉन उसके बहुत काम आते हैं। उन पे मैंने कई शेर कहे हैं, उसमें से एक शेर मुझे याद आ रहा है कि थूक दे खून जो मोहब्बत में, थूक दे खून जो मोहब्बत में, उसको फिर जॉन कहा जाता है। एक शेर जॉन पे मैंने और लिखा था एक दिन कि कौन तुमको समेट सकता है, कौन तुमको समेट सकता है, तुम वो बिखरी हुई अमानत हो। कौन तुमको समेट सकता है, तुम वो बिखरी हुई अमानत हो। जॉन तुम जिंदगी हो अब मेरी, तुमको ये जिंदगी मुबारक हो। जॉन तुम जिंदगी हो अब मेरी, तुमको ये जिंदगी मुबारक हो। और एक सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है कि पहले कविता आई कि पहले व्याकरण आया? अगर पहले कविता आई तो फिर मंचों के जो दादा लोग रहते हैं या साहित्य के जो बहुत बनते हैं खुद को तुर्रम खां, वो कहते हैं कि व्याकरण सम्मत नहीं है, मात्रा नहीं है, मीटर नहीं है, भाव भले कट जाए लेकिन उनका मत ये है कि मात्रा मीटर ना कटे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये क्या है ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान।
तो जब ये किसी की पंक्तियां हैं और उन्होंने रोने का कोई व्याकरण नहीं होता है, हंसने का कोई व्याकरण नहीं होता है, ये तो जब उस बुद्धि से आप ऊपर उठते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है कि सामने वाले को और ज़्यादा सघन कैसे बनाया जाए और मजबूत। जैसे कहते नहीं कि पहले आप 90% लाइए, 80% लाइए, बीएड कर दीजिए, आपको जॉब मिल जाएगी। इसके बाद सरकार ने क्या किया? कट ऑफ ले आई। कट ऑफ क्यों लाया? जिससे उन लोगों को छांटा जा सके। रोजगार की मंशा से कट ऑफ नहीं आया है, जिससे उन घोड़े और गधों की, जैसे अब 90% आप नंबर ले आए फिर भी आप बाहर हैं। क्यों? क्योंकि मुझे 100 मेरे पास रोजगार के साधन 100 हैं, मुझे वो चाहिए जो एक्सेलेंट 100 है। तो क्या जो 89 नंबर ले आ रहा है वो बेवकूफ़ है? नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं, हम उसमें अक्षम हैं, इस वजह से हम इस प्रकार की दकियानूसी बातें करते हैं, जिससे कि श्रृंखला में वही लोग आए जो बिल्कुल स्वर्ण भस्म की तरीके से हैं, जो गौहर हैं, जो हीरा हैं। ऐसे लोग ना आने पाए कि कल को कोई कुछ भी लिख के और मंचों पर आ जाए। बुक ऑडियो अड्डा विद अजय उपाध्याय विभोर का पहला सीरीज है। हम इसके 2 से 3 सीरीज और लाएंगे, क्योंकि ज्ञान का बहुत बड़ा सागर है इनके अंदर, जिसकी एक बूंद भी नहीं निकली, एक छोटा सा आया है। मैं चाहूँगा कि 2-3 बूंद तो बुक ऑडियो अड्डा पर गिरे। तो एक गीत चाहूँगा, मैं चेतन हूँ यहाँ पर उसे। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से आपने मंत्रों की सिद्धियाँ सहाय हो। ये एक ऐसा गीत है कि मतलब अपनी ही पीड़ा को किसी और की पीड़ा कह देना गलत है, लेकिन ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक स्त्री पूछती है किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई, या जिससे उसकी शादी होगी उसके समक्ष ये प्रश्न करती है कि मंत्रों की सिद्धियां सहाय होकर, मंत्रों की सिद्धियां सहाय होकर, मोल अपने आचमन का मांगती है, मोल अपने आचमन का मांगती है। 7 फेरों के वचन पूरे किए पर, 7 फेरों के वचन पूरे किए पर, मांग में सिंदूर धरते कांपती है, मांग में सिंदूर धरते कांपती है। बहुत सुंदर। तो ये थे हमारे साथ अजय उपाध्याय विभोर, और उनके साथ आज की एक खास बातचीत। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल हो तो अगले सेशन में आप पूछ सकते हैं। आप कीजिए हमारे वीडियो के नीचे कमेंट, और अगले सेशन पॉडकास्ट विद अजय उपाध्याय विभोर इन बुक ऑडियो अड्डा में हम पूछेंगे अजय उपाध्याय विभोर से आपके क्वेश्चंस, आपके सवालों का जवाब। और आज की बातचीत निश्चित रूप से आप लोगों को भी पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बुक ऑडियो को।